अच्छा जी बेटे, हमने आज कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिकल करना है। कल हमने थ्योरी पढ़ी थी और आज हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे 2008 की। ये 2008 की ही कॉम्प्रिहेंशन क्यों आप लोगों को करवाने लगा हूं मैं? उसकी वजह एक ये है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैसेज है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान पैसेज है। ये एक दरमियाने दर्जे का अच्छा सा पैसेज है। अच्छा, दूसरी, इसके अंदर टेक्निक्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट ऑल टेक्निक्स जो मैं सिखाना चाहता होता हूँ स्टूडेंट्स को, वो तकरीबन सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा जो भी मेरी क्लास होती है नई सीएसएस की, उसको मैं शुरू में 2008 वाली जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मैं ज़रूर करवाता हूँ। बाद में जो सा मर्जी पढ़ना मुझसे। बाद में आप जो 2025 की कॉम्प्रिहेंशन बड़ी टफ है वो कर लेना, 26 की कर लेना, वो आपकी मर्जी। अब कॉम्प्रिहेंशन का जब पैसेज आपके सामने आता है तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो दिल तो करता है कि पैसेज को पहले पढ़ा जाए, लेकिन हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन? किसी मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का जिक्र है? किसी मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का जिक्र है और पूछा जा रहा है कि उसकी बुनियादी खुसूसियत क्या है, चीफ करेक्टरिस्टिक क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने ये मुझे बताया कि अगर ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन के मुतालिक बात हो रही है तो हो सकता है कि टॉपिक पॉलिटिक्स का हो सकता है कि जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी का हो। देखते हैं आगे, अगले सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ विच कैन बी ऑफ एडवांटेज टू द वर्ल्ड? कहता है हमारे फेथ की क्या पॉसिबिलिटीज है। अब और ये हम कौन है ये नहीं पता मुझे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो अकीदा होता है, अकीदे पुराने होते हैं। अकीदे पुराने होते हैं, अकीदे ट्रेडिशंस पे बेस होते हैं। और जो मॉडर्न चीज होती है वो नहीं होती है, वो ट्रेडिशंस के खिलाफ जाती है। तो इन दो सवालों में क्लैश मुझे नजर आ रहा है। चले, अभी मैं इस पेचीदगी में ही नहीं पड़ता कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्लैश है कि नहीं। पहला मैं ये देख लेता हूं कि भाई मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन के बारे में एक बात की गई है कि ये क्या है, इसकी चीफ करेक्टरिस्टिक्स क्या है। और दूसरा कि हमारे फेथ, हमारे अकीदे के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज पूछी गई हैं। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? विच कैन बी एडवांटेज टू द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब ये हम कौन है, हमारा अकीदा कौन सा है, हम कौन है, हमारा अकीदा कौन सा है, ये तो भाई अब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ? ले, दो सवाल हमारे फेथ के ऊपर आए हैं, ये हम कौन है। अब दिलचस्पी मेरी और बढ़ गई और कहता है कि हमारे अकीदे में एक सुपर्ब आइडियलिज्म है। सुपर्ब आइडियलिज्म की भी समझ अगर नहीं आ रही तो इसका पहला वाला पार्ट देखो कि व्हाट इज द चीफ डेंजर। चीफ डेंजर, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर फेथ के बारे में है और क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर फेथ के बारे में है और क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर फेथ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो फेथ है उसकी पॉसिबिलिटीज पूछी गई हैं कि हमारे फेथ में कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जो कि पूरी दुनिया के लिए एडवांटेजेस हो सकती है, पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। जितना ज्यादा टाइम तुम लोग क्वेश्चंस पे लगा लोगे ना, क्वेश्चन को समझने में लगा लोगे ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ओवर फेथ और ओवर फेथ, यानी कि दो क्वेश्चंस का जो जो थीम है, दो क्वेश्चंस का जो मगज है, दो क्वेश्चंस की जो का जो फोकस है वो हमारे फेथ पे है। तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ में
जहां बात आई हमारे फेथ पे, जहां बात की जाने लगी हमारे फेथ पे, तो मैं तो भाई रुक जाऊंगा वहां। फिर मैं देखूंगा कि हमारा फेथ दुनिया के लिए क्या एडवांटेजेस, कैसे एडवांटेजेस है, कैसे बेनिफिशियल है। और दूसरा मैं देखूंगा कि हमारे फेथ को कोई खतरा भी है। लो जी, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे फेथ की कोई अच्छाइयां बताई जाएंगी, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे फेथ के अंदर कुछ कमियां, कोताहियां, खामियां, शॉर्टकमिंग्स बताई जाएंगी। और ये भी कह रहा है कि हमारा जो फेथ है वो सुपर्ब आइडियलिस्टिक है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज द इंडियन, वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। अब कुछ कुछ मुझे समझ आने लगी है कि ये किसके अकीदे की बात हो रही थी। ये इंडियन मुस्लिम के अकीदे की बात हो रही थी। कहता है, वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। यहां जो हमारा अकीदा है ओवर फेथ, उसको भी डेंजर है। इसका मतलब है जो ओवर ओवर हम जो कर रहा है ना, ये जो राइटर है आपका, ये असल में इंडियन मुस्लिम्स के बारे में को हम कह के बुला रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका राइटर है ना, वो भी कोई मुस्लिम ही होगा। कोई नॉन मुस्लिम होता तो ओवर फेथ ना कहता। वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, कहता है इंडिया का मुसलमान क्यों खतरे में है ऑफ कमिंग टू एन अनमैनली कॉम्प्रोमाइज। और क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इंडियन मुस्लिम को खतरा क्या है, इंडियन मुस्लिम क्यों वो अनमैनली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अनमैनली को छोड़े, ये हमारा, मेरी और आपकी रीडिंग, हम लोगों का ट्रेडिशन ये है कि हम लोग मुश्किल अल्फाज को नहीं बॉदर करते होते, हम लोग सेंस को पकड़ते हैं सिर्फ। अच्छा, और इंडिया का मुस्लिम, ये इंडियन मुस्लिम डेंजर में है। और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, विद द फोर्सेस अपोजिंग हिम, जो ताकतें उसकी मुखालिफ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन मुस्लिम के सामने कुछ ताकतें ऐसी आ गई थी जो उसकी मुखालफत कर रही थी, और इंडियन मुस्लिम जो था वो लड़ने की बजाय कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। 4 सवाल आपके सामने है, पूरे पैराग्राफ का अक्स हमारे सामने आ गया। यानी मुझे यह भी समझ आ गई कि इंडियन मुस्लिम्स के डेंजर की जहां पर बात होगी तो मैंने रुकना है। फिर हमारे अकीदे को कौन से खतरात हैं उसकी जहां बात होगी तो हमें रुकना है। और हमारे अकीदे में अच्छाइयां भी हैं, उसको भी बयान करने लगे तो वो भी, वहां भी हमें, मुझे रुकना है। इस सवाल का भी मुझे कंप्लीटली समझ नहीं आई कि भाई व्हाट इज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर इंडियन मुस्लिम एक पार्टी है ना, अगर मैं सवाल पे टाइम जाया अगर मैं सवाल पे टाइम अपना सर्व करूं तो अगर इंडियन मुस्लिम एक कम्युनिटी है, अगर इंडियन मुस्लिम एक पार्टी है, अगर इंडियन मुस्लिम के ही फेथ की बात हो रही है, तो हो सकता है कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन ब्रिटिश लोगों की हो। और हो सकता है कि जो इंडियन मुस्लिम को खतरात है और जो फोर्सेस अपोजिंग हिम, जो फोर्सेस उसके खिलाफ हैं, हो सकता है वो ब्रिटिश फोर्सेस की का जिक्र हो, क्योंकि इंडिया में जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है वो ब्रिटेन के लोग ही लेके आए थे। तो आपने सवालों को क्या समझा हुआ है भाई। सवाल जो होते हैं वो तो पूरा एक माइलस्टोन्स होते हैं, सवाल तो संगे मील होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको प्रेसी के बारे में गुजारिश की थी कि देखो प्रेसी को ना आपने स्विफ्टली पढ़ना है, और स्विफ्टली पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो चीजें, जो वर्ड्स आपको आते हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसी का एक ऐसा वेब बनेगा जिससे आपको पूरी प्रेसी समझ आ जाएगी। और सिग्नल से समझना है, सिग्नल्स के साथ समझना है। तो कॉम्प्रिहेंशन को भी तो मैं वैसे ही गुजारिश कर रहा हूं बेटे, सिग्नल्स के साथ समझिए। और इसमें हमारा जो पहला सिग्नल है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन से लड़िए, क्वेश्चन को खंगालिए जरा, देखें कि क्या कहते हैं ये। और मैं आपके साथ जितनी भी कॉम्प्रिहेंशन करूंगा यही टेक्निक्स यूज करूंगा, पहले क्वेश्चंस। अब बताओ जी मेरा बच्चा, आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई है। यस सर। जी सर, जी सर। यस। अब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या कहता है ये। कहता है, दीज फेनोमेना, however, merely premonitions of a coming storm। अ कमिंग स्टॉर्म, ये समझ आई है मुझे। नाम फर्ज कर ले, ना मुझे फिनोमिना का पता है,
ना मुझे प्रीमोनिशंस का पता है। मुझे पहली बात यह समझ आई है कि एक तूफान आ रहा है, अ कमिंग स्टॉर्म, विच इज लाइकली टू स्वीप ओवर द होल ऑफ इंडिया। लाइकली और मुमकिन यह है कि वो स्वीप ओवर झाड़ू फेर देगा, स्वीप ओवर बहा ले जाएगा, फैल जाएगा हर तरफ। कहाँ फैलेगा? द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे। कहता है कि तूफान आ रहा है जो कि पूरी दुनिया, पूरी इंडिया को अपने घेरे में ले लेगा, एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, और एशिया को भी, बकाया एशिया को भी। ये कौन सा तूफान है? दिस इज द इनएविटेबल आउटकम। ये तूफान जो है एक नतीजा है। इनएविटेबल को छोड़ें आप, ये तूफान एक नतीजा है। किस चीज का? ऑफ अ होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। कहता है ये तूफान एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का तूफान है। देखो, और हमारा जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन ही यही था कि व्हाट इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। फिर देखें। अब मैं देखो बिल्कुल इसके साथ ट्रीटमेंट वही कर रहा हूं जो प्रेसी के साथ ट्रीटमेंट हम करते होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहां क्वेश्चंस को हिट करना है, तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर किस वाले पार्ट में है। देखो जी, अपकमिंग स्टॉर्म में तूफान आ रहा है, क्या करेगा? स्वीप ओवर कर देगा सारे इंडिया पर। और ये जो तूफान है, ये आउटकम है किसका? ऑफ अ होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का, मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का। और ये पॉलिटिकल सिविलाइजेशन क्या है? विच, जब किसी नाउन के साथ हु, हुम, विच, हुज वगैरह लग जाते हैं, तो उस नाउन की वजाहत करते हैं। अब ये पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की वजाहत होगी आगे। हु, हुम, विच, हुज, दैट वगैरह जब किसी नाउन के साथ जुड़ के आते हैं ना, तो उसकी वजाहत करते हैं। कहता है कौन सी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है? विच हैज लुक्ड मैन एज अ थिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड। जिसने इंसान को कैसा समझा है कि इंसान तो एक चीज है जिसका इस्तेहसाल करना चाहिए, नॉट एज अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड। कि इंसान कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि जिसको डेवलप किया जाए, नॉट अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड। लो जी, ये जो पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है, ये क्या कर रही है? बंदे को बंदा ही नहीं समझ रही। मैन कहता है जो इंसान है, अ थिंग, वो एक चीज है। मैन को थिंग कहा जा रहा है यहां, कि ह्यूमन बीइंग एक थिंग है टू बी एक्सप्लॉइटेड, कि इसको एक्सप्लॉइट करो, कि ये रखो। नॉट अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड। इंसान में कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि जिसको डेवलप किया जाए। एंड फर्दरेंस का सिग्नल है। एंड के बाद भी कोई ऐसी ही बात होगी जो एंड से पहले बात हुई है। एंड से पहले कहा गया है कि मैन कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसको डेवलप किया जाए। और एंड के बाद कहा गया है एन एनलार्ज्ड बाय प्योरली कल्चरल फोर्सेस। और एनलार्ज बाय प्योरली कल्चरल फोर्सेस की नहीं भी समझ आ रही तो छोड़ें, दफा करें। अच्छा, तो इंसान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डेवलप किया जाए, और एंड के बाद भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा, यानी कि कल्चरल फोर्सेस के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करना चाहिए। इंसान तो एक चीज है, उसको यूज करो, बस। हम्म। आगे कहता है, द पीपल ऑफ एशिया आर बाउंड टू राइज अगेंस्ट द इक्विजिटिव इकोनॉमी। कहता है अब एशिया के लोग जो हैं, आर बाउंड, उनके लिए ये लाजमी है, उनके लिए ये लाजमी है टू राइज अगेंस्ट, कि वो खड़े हो जाए। किसके खिलाफ खड़े हो जाए? इक्विजिटिव इकोनॉमी के। अब ये कौन सी इकोनॉमी है? छोड़े, हमें क्या जरूरत। हमें तो उन्होंने सवालों में कहीं भी नहीं पूछा कि इक्विजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, एक्विजिटिव इकोनॉमी क्या चीज है। छोड़े, आप देखें आगे क्या लिखा है। विच द वेस्ट हैज विच द वेस्ट हैव डेवलप्ड। ये ऐसी इकोनॉमी है जो कि वेस्ट ने डेवलप की है, एंड इम्पोज्ड ऑन द नेशंस ऑफ द ईस्ट, और ईस्टर्न नेशन के ऊपर लागू कर दी है। लो जी, अब अगर मैं इस पूरे पार्ट को पढ़ूं ना, तो मुझे बातें कुछ समझ आने लग गई हैं। क्या ख्याल है, क्या कहते हो आप? सर पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ, देखे ना। और पहले क्वेश्चन का आंसर अभी हमें इसीलिए मिला है कि हमने मुश्किल अल्फाज को बॉदर नहीं किया, हमने स्किमिंग करके समझा है, हमने अपने सिग्नल्स बनाए हैं। तूफान आ रहा है,
और वो तूफान क्या है? और वो तूफान क्या है? वो पूरी इंडिया, पूरी स्वीप ओवर कर जाएगा पूरे इंडिया पर और एशिया पर भी। और ये तूफान क्या है? ये आउटकम है पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का तूफान है। ये कैसी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है जो बंदे को बंदा नहीं समझती? इंसान को कहती है कि चीज है, एक्सप्लॉइट करो इसे। इंसान में कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि जिसको डेवलप किया जाए। अब कहता है, अब यही पॉलिटिकल सिविलाइजेशन क्या है? ये एक इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी भी लेके आई है। और अपनी इकोनॉमी कैसे लेके आई है? जो वेस्ट लेके आई है, उसने डेवलप भी की है और इम्पोज भी कर दी है ईस्ट की कौमों पर। अच्छा, एशिया कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, और एशिया जो है उसे समझ ही नहीं आ रही। एशिया कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, अब एशिया को नहीं समझ आ रही कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। मॉडर्न पॉलिटिकल, मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म विद इट्स अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म। अब ये मुझे पता ही नहीं क्या बात है, छोड़ दें, रहने दें। उसने कहीं नहीं पूछा मुझसे कि बताओ अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म क्या है। बस मुझे ये समझ आ रहा है कि आपका जो राइटर है वो कह रहा है द पीपल ऑफ एशिया आर बाउंड। एशिया के लोग अब, उनके ऊपर लाजिम है, क्या लाजिम है? टू राइज अगेंस्ट, कि वो खड़े हो जाएं इस इकोनॉमी के खिलाफ। कौन सी इकोनॉमी? जो कि वेस्ट लेकर आई है और उसने इम्पोज ठूस दी है ऑन द नेशंस ऑफ द ईस्ट। एशिया को समझ ही नहीं आ रही इस मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म की। और मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म की ही कोई आगे कोई करेक्टरिस्टिक यहां पर बताई गई है, अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म। छोड़ दे, रहने दे। तो इस पहले पार्ट में हमें जो चीजें समझ आई वो क्या है? कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है ना, ये वेस्ट लेके आई है, ये अपनी इकोनॉमी लेके आई है, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। अब देखो, मैं इन्फ्रेंसेस कर रहा हूं यहां पे, मुझे डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी खैर मुझे मिल रही हैं चीजें यहां से, लेकिन अगर मैं इन्फ्रेंसेस करूं तो कैसे करूंगा भाई? तो अगर कोई सिविलाइजेशन इंसान को इंसान नहीं समझती तो वो कैसी सिविलाइजेशन है? अगर कोई सिविलाइजेशन ये कहती है कि इंसान को एक्सप्लॉइट करो, तो वो कैसी सिविलाइजेशन है? यानी ये जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करने की बात कर रही है, ये कैसी सिविलाइजेशन है? इसका मतलब है कि ये क्रूअल है। इसका मतलब है कि ये मटीरियलिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि मनी माइंडेड है। इसका मतलब है कि ये मुतासिब है। इसका मतलब है कि इसमें सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है। बंदे को बंदा नहीं समझते तुम लोग। बेटे, इन्फ्रेंस की समझ आई? जो कल हम बात कर रहे थे कि वो मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, तो हमने हिडन मीनिंग निकाले थे कि भाई सोने का अंडा जो दे रही है मुर्गी, वो कैसी हैन है भाई? वो मैजिकल हैन है भाई, वो अनयूजुअल हैन है, वो सुपर नेचुरल हैन है। इसी तरह अब मेरे सामने ये टेक्स्ट आई है और एक इस टेक्स्ट में एक सिस्टम का जिक्र किया गया है, एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का, एक मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का जिक्र किया गया है। और साथ में कहा गया है कि वो बंदे को बंदा नहीं समझती, कहती है एक्सप्लॉइट करो इसे। तो कैसी हुई फिर? अब मेरे कमेंट्स आने चाहिए, कैसी होगी वो? क्रूअल होगी वो, मनी माइंडेड होगी वो, मटीरियलिस्टिक होगी वो। क्यों होगी वो? बिकॉज फिर आगे मैं, पहले तो मैं अपने कमेंट्स करूंगा कि वो मनी माइंडेड है, वो मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है। फिर मैं आगे कहूंगा कि विच हैज लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड, नॉट एज अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड एंड एनलार्ज्ड बाय प्योरली कल्चरल फोर्सेस। मैं यहां पर हूं बहू ये वाले अल्फाज भी लिख सकता हूं। ये लो, वो जो पहला सवाल के जवाब में ये वाले अल्फाज भी लिख सकता हूं, ये लीजिए ये। लेकिन पहले मैं इन्फ्रेंस करूंगा, जवाब हम बाद में इसका देखते हैं। अच्छा, आगे कहता है द फेथ विच यू रिप्रेजेंट, कहता है एक अकीदा है। लो जी, अब फेथ के ऊपर बात आई है बेटे, और गुजारिश ये है कि दो सवाल हैं फेथ के बारे में। अब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, अटेंशन। क्या कि फेथ के ऊपर बात हो रही है। कहता है जो फेथ है ना, द फेथ विच यू रिप्रेजेंट, कहता है एक फेथ है जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो, रिकॉग्नाइजेज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। वो एक फर्द की कदर कीमत को पहचानता है। अब यहां पर क्लैश देखो जो बन रहा है। ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन थी, वो क्या थी? विच हैज लुक्ड मैन एज अ थिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड, नॉट एज अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड। तो जो जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन थी वो बंदे को बंदा नहीं समझ रही थी। लेकिन जो हमारा फेथ है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? वर्थ ऑफ इंडिविजुअल के,
एक फर्द, एक इंसान, उसमें उसकी वर्थ है। एंड डिसिप्लिन हिम, और हमारा अकीदा इंसान को डिसिप्लिन भी करता है। किस चीज का डिसिप्लिन करता है? टू गिव अवे ऑल टू द सर्विस ऑफ गॉड एंड मैन, कि खुदा और इंसान को सर्व करो। यानी हमारे अकीदे के अंदर खिदमत का अंसर मौजूद है। हम सर्व करते हैं। हमारा अकीदे में कहा गया है कि हमारे अकीदे में हमें डिसिप्लिन किया जाता है कि सर्व करो, सर्विस दो, खुदा को भी, हुकूकुल इबाद को भी, हुकूकुल्लाह को भी। बेटे ये वाला पार्ट समझ आया? यस सर। बेटे सो तो नहीं गए? यस ये सर सर समझ आगे गए। सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर, कैंपस में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इट्स पॉसिबिलिटीज आर नॉट येट एग्जॉस्टेड। लो जी, इट्स पॉसिबिलिटीज आर नॉट येट एग्जॉस्टेड। हमारे अकीदे में कहता है कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो अभी खत्म नहीं हुई। और अब सवाल देखते हैं क्या था भला। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ। हमारे अकीदे में कौन सी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं विच कैन बी एडवांटेज टू द वर्ल्ड, जो दुनिया को एडवांटेज दे सकती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वो वाला पोर्शन है, कहता है कि हमारे हमारे अकीदे में पॉसिबिलिटीज हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं हुई अभी तक, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हुई अभी तक। तो हमारे अकीदे में कौन सी अच्छी चीजें हैं जी? इट कैन स्टिल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। हमारा जो अकीदा है, हमारा जो फेथ है, वो एक नई दुनिया बना सकता है। वो कैसी नई दुनिया जी? वेयर, वो ऐसी नई दुनिया जहां द सोशल रैंक ऑफ मैन इज नॉट डिटर्मिन बाय इट्स कास्ट और कलर और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही अर्न्स। जहां किसी इंसान का सोशल रैंक, समाजी मर्तबा, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस इज नॉट डिटर्मिन बाय इट्स कास्ट। वो डिटर्मिन नहीं होता कि उसकी जात क्या है, उसका रंग कैसा है, और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही अर्न्स, और वो कमाता कितना है, अमीर कितना है, बट द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स। बल्कि सोशल रैंक किससे डिटर्मिन होता है? कि वो जिंदगी कैसी गुजारता है। बट बट बाय द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स, कि वो जिंदगी कैसी गुजारता है। अब ये दूसरा वेयर है। वेयर कैसी दुनिया हो जहां द पुअर टैक्स द रिच, जहां गरीब लोग अमीरों से टैक्स ले सकें, यानी कि अमीरों से टैक्स लेकर गुरबा पर खर्च किया जा सके। कैसी दुनिया हो? फिर अगला वेयर है। देखो बेटे, जो पैराग्राफ होता है ना, वो एक स्कीम है पूरी, वो पैराग्राफ एक डिजाइन है पूरा। एक फिक्रा लिखा जाए तो वो तो सिंगल सेंटेंस होगा ना। जब पैराग्राफ लिखा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई डिजाइन, कोई ना कोई पैटर्न होगा जरूर, जिसको आपका राइटर यूज करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लाइन डिफरेंट लिख ले वो? ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लाइन में थीम भी डिफरेंट दे दे वो? तो पैराग्राफ पढ़ते वक्त आप लोग जहन में रखा कीजिए ये चीज। अच्छा, वेयर ह्यूमन सोसाइटी, जहां जो इंसानी सोसाइटी है, इज फाउंडेड नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टमक्स, इक्वालिटी ऑफ स्टमक्स, बट ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट्स। देखिए फिर यहां पर नॉट और बट, नॉट और बट का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहता है जहां जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कायम कैसे होती है? ये नहीं कि आपके स्टमक्स कितने हैं, यानी मटेरियल के ऊपर कायम नहीं होती। ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट्स, सोसाइटी कैसे कायम होती है कि आप में इखलाकियात कितनी है। इक्वालिटी एक तरफ लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टमक्स, कि आपके मैदे बराबर हैं या नहीं, यानी कि आप मेटीरियली आपकी हैसियत क्या है। इस बात पे ह्यूमन सोसाइटी नहीं बनती। तो किस बात पे बनती है? किस बात पे बनती है? ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट्स, कि आप में जो रूह, जो इखलाकी इकदार है, जो आपकी रूह है, वो इक्वल होनी चाहिए। देखो मैं ना इस पे कमेंट्स करना नहीं चाहता। ये सोशलिज्म की बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वालिटी ऑफ स्टमक्स बताया जा रहा है। मैंने आपको हिंट से समझाना है इस वक्त। पहले वेयर, पहले वेयर के बाद उसने कहा था कि इंसान का जो सोशल रैंक है वो उसकी जात पात, उसके रंग या उसकी अर्निंग पे बेस नहीं करता,
इस पे बेस करता है कि वो जिंदगी गुजारता कैसे है। फिर दूसरे वेयर के बाद उसने कहा कि जहां बाकायदा जो उमरा से टैक्स लेकर गुरबा पर तकसीम किया जाए। तीसरे वेयर के बाद उसने कहा कि ह्यूमन सोसाइटी की जो बुनियाद है, जो हमारे अकीदे के मुताबिक, उसमें हम लोग वैल्यू देते हैं अखलाकियात को, स्पिरिट्स को, मोरालिटी को, ना कि तादाद को। स्टमिक्स को समझ लीजिए। देखो, स्पिरिट कहते हैं रूह को, तो स्टमिक्स कहते होंगे फिर जिस्म को। तो अगर हम हमारे अकीदे के मुताबिक सोसाइटी की जो बुनियाद है वो स्पिरिट्स पे है, स्टमिक्स पे नहीं, तो इसका मतलब है कि इखलाकियात पे है, ना कि तादाद पे। इखलाकियात पे है, ना कि मटीरियलिज्म पे। तो स्टमिक्स का मतलब होता तो मैदा है, मैदे, लेकिन यहां इसका मतलब मटीरियलिज्म होगा। यहां इसका मतलब नंबर होगा, तादाद होगा। तो हमारा अकीदा यह है कि जिसमें हम लोग तादाद के ऊपर सोसाइटी नहीं बनाते, हम इखलाकियात के ऊपर सोसाइटी बनाते हैं। अच्छा, और भी वेयर है, लो जी, एक और वेयर भी मौजूद है। चौथा वेयर है ये, वेयर एन अनटचेबल कैन मैरी द डॉटर ऑफ अ किंग। जहां अनटचेबल, जिसको छुआ ना जा सके, यानी कि अछूत, जहां पर अछूत कैन मैरी, शादी कर सके, द डॉटर ऑफ अ किंग, यानी कि ऐसा मुआशरा जिसमें इक्वालिटी हो। एक और वेयर भी मौजूद है। पांच वेयर हैं। वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज अ ट्रस्ट, कि अगर आपकी कोई जाती मलकियत है तो वो एक अमानत है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा भी होता है, ट्रस्ट का मतलब एतबार भी होता है, ट्रस्ट का मतलब अमानत भी होता है। यानी जहां प्राइवेट ओनरशिप एक ट्रस्ट है। लो, एक और वेयर भी है। वेयर कैपिटल कैन नॉट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट। जहां कैपिटल, जो कि जर होता है, कैन नॉट बी अलाउड, उसको इजाजत ही नहीं दी जाती टू अक्यूमुलेट, के वो इकट्ठा हो, सो एज टू डोमिनेट द रियल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ, और जो असल में दौलत को पैदा कर रहे हैं लोग, उनको डोमिनेट कर जाए। देखो, एक है जागीरदार, वडेरा, फर्ज करो जमीनें उसकी हैं, वो मालिक है उसका, लेकिन जो रियल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ है वो वडेरा नहीं है, वो जागीरदार नहीं है, वो वहां का किसान है जो उसके ऊपर काम कर रहा है। अब हमारे फेथ के अंदर ये चीजें हैं कि हम कैपिटल को कैन नॉट बी अलाउड, हम इजाजत ही नहीं देते कि इकट्ठा हो, टू डोमिनेट, कि वो डोमिनेट कर जाए दैट रियल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ। हकीकी जो प्रोड्यूसर है वेल्थ का, जो वेल्थ जनरेट कर रहा है, वो कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर भी हो सकता है, और वो खेत में काम करने वाला एक किसान भी हो सकता है, एक पेजेंट भी हो सकता है। ये देखो जी। तो सवाल उसने ये किया था कि हमारे फेथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं, हमारे अकीदे में कौन सी ऐसी चीज है जो कि दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब ये पांच ऐसी चीजें हैं जो पांच वेर हमें बता रहे हैं। तो बेटे, ये जो पैराग्राफ है, इसका वेब देखो आप। पहले वेयर के बाद क्या है? पहले वेयर के बाद यह है कि यहां पर इक्वालिटी की बात की जा रही है। अब मैं इन्फ्रेंस करता हूं, दूसरे वेयर के में क्या चीज है, वहां अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है कि अमीर भी टैक्स दें। तीसरे वेयर के बाद तीसरे वेयर के बाद अगर मैं इन्फर करूं तो क्या है, कि हम लोग वैल्यू देते हैं स्पिरिचुअलिटी को और मोरालिटी को। हमारे फेथ की ये खूबसूरती है। चौथे वेयर के बाद क्या है, कि जहां कोई अछूत शादी कर सकता है बादशाहजादी से, इसका मतलब है कि हमारे अकीदे में क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये इन्फ्रेंस है इसकी, क्लास लेस सोसाइटी है ये। अगले वेयर के बाद क्या है, कि हम वैल्यू देते हैं किसको, कि जो रियल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ है उसको। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। अच्छा, ये वेयर भी है, वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज अ ट्रस्ट, कि अगर आप किसी जात आप किसी चीज के कोई चीज आपकी जाती मलकियत में है, कोई चीज आपकी जाती मलकियत में है, तो वो अमानत है लोगों की, उसके ऊपर नाग बन के मत बैठो। ये है जनाब हमारी फेथ की खूबसूरतियां, हमारी फेथ की पॉसिबिलिटीज।
अच्छा, अगला सवाल जो था वो क्या था? तो दूसरा सवाल तो ये था कि हमारे फेथ में कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी जो कि पूरी दुनिया को फायदा दे सकती हैं। तो हम ये लिखेंगे इसके जवाब में कि हमारे फेथ में सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारे फेथ में ट्रेनिंग दी जाती है कि सर्व कैसे करना है गॉड को और मैन को। फिर हम बताएंगे कि हमारे फेथ में ह्यूमन को वैल्यू दी जाती है, हमारे फेथ में क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे फेथ में अकाउंटेबिलिटी है। तो ये जो जहां वेयर के अंदर चीजें लिखी गई थी तो वो हम इन्फर करके अपने लफ्जों में लिखेंगे। अपने लफ्जों में लिखें तो भी ठीक है, मेन इन्फरेंस अपने लफ्जों में लिख लें वो भी ठीक है, अगर एग्जैक्ट लाइंस आप लिखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। कोई यहां पर कैद नहीं है कि आप अपने ही अल्फाज में लिखो, अगर एग्जैक्ट लाइंस आपको मिल रही हैं तो एज इट इज लिख दो, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ। अब ये देखो जी, अब कहता है कि हमारे अकीदे में, एक दफा फिर देखते हैं, हमारे अकीदे में कोई, हमारे अकीदे को एक बड़ा खतरा भी है कन्फ्रंटिंग, जो कि सामने आ रहा है, द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ। हमारे फेथ में एक एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है जो कि हमारे अकीदे के लिए खतरा बन रही है। वो क्या है, अब जरा वो देखें कि वो क्या चीज है। आगे पढ़ते हैं। लो, ये अगला पार्ट ही, अब यहां पर सीक्वेंशियल आंसर लिखे हुए हैं इसके, ये नॉन सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं। कहता है दिस सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ, दिस दिस का मतलब है ये इशारा कर रहा है किसी तरफ, कहीं हम कहीं वो इन तमाम बातों को तो नहीं कह रहा कि ये आइडियलिस्टिक बातें हैं, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा नहीं है। वो तो पुराने जमाने में होता था कभी ये तमाम चीजें। तो कहता है अब ये आइडियलिज्म बन गया है, नीड्स इमेंसिपेशन फ्रॉम द मेडाइवल फैंसीज ऑफ थियोलॉजियंस एंड लॉजिस्ट्स। बेटे समझ नहीं आया, ना मुझे इमेंसिपेशन का मतलब पता है, ना मुझे मेडाइवल का मतलब पता है, फैंसीज का मतलब पता है, थियोलॉजियंस का, लॉजिस्ट्स का। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दें, रहने दें आप। बस ये तो मुझे पता चल गया ना कि सुपर आइडियलिज्म की बात हो रही है। सुपर आइडियलिज्म है क्या, कहता है, इस लाइन को ये अलग कर देता हूं मैं, ये मुश्किल वाली लाइन को। कहता है स्पिरिचुअली वी आर लिविंग इन अ प्रिजन हाउस। कहता है रूहानी तौर पर हम एक कैद खाने में रह रहे हैं। वो कैद खाना कौन सा है, हमारी थॉट्स और इमोशन का। ये भाई मुसलमानों की बात ही हो रही है, यहां तक आके पता चल गया, और वाकई उसने आगे भी इंडियन मुस्लिम लिखा हुआ। तो ये जो अकीदा है ना, ये मुसलमानों के ही अकीदों की बात हो रही है। अब ये जो वही कह रहा है ना, जिनको यू कह रहा है वो मुस्लिम्स हैं, और आपका जो राइटर है वो भी मुस्लिम है। स्पिरिचुअली वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं अ प्रिजन हाउस, एक कैद खाने में। अब वो कैद खाना किसका है, थॉट्स और इमोशंस का कैद खाना है, यानी हम अपने ही जज्बात, अपनी ही सोचों के कैद खाने के गुलाम हैं, विच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेंचुरीज वी हैव वोवन अराउंड आवर सेल्व्स। विच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेंचुरीज, जो सालों साल साल लगाकर, वी हैव वोवन अराउंड आवर सेल्व्स, हमने अपने इर्द गिर्द बुन लिया है। वोवन की समझ नहीं आ रही, छोड़ दें, सिर्फ इतना ही काफी है कि हमारे अकीदे को, अब जो मेन खतरा वो ये है कि हमारी अपनी ही सोचें और हमारे अपने ही जज्बात। कहता है बीट फर्दर सेड, कहता है मैं मजीद बात करूं, टू द शेम ऑफ अस, यही चीज हमारे लिए शर्म लेकर, शर्मिंदगी, जिल्लत का बायस बन रही है। क्या जिल्लत का बायस बन रही है, कहता है मैन ऑफ ओल्डर जनरेशन, कहता है जो हमारे आबाओ अजदाद थे, मैन ऑफ ओल्डर जनरेशन, जो हमसे पुरानी जनरेशन थी, दैट वी हैव फेल्ड टू, कि हम लोग नाकाम हो गए हैं। पुरानी हमारी जो आबाओ अजदाद थे वो नाकाम हो गए हैं। किस चीज में नाकाम हो गए हैं, कि वो यंगर जनरेशन को, एक मिनट ठहरो जरा, इधर ओल्डर जनरेशन को एक कलर का करते हैं और यंगर जनरेशन को भी उसी कलर का करते हैं। तो जो ओल्डर जनरेशन है वो नाकाम हो गई है। वो किस चीज में नाकाम हो गई है, कि वो यंगर जनरेशन को रेडी ही नहीं कर सकी। वो यंगर जनरेशन को कोई विरासत तो देके जाती, कौन सी विरासत देके जाती, फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इवन रिलीजियस क्राइसिस। कि जो यंगर जनरेशन के सामने बहरान आए हैं, कौन से बहरान आए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, और हत्ता के रिलीजियस क्राइसिस भी आया है, दैट द प्रेजेंट एज इज लाइकली टू ब्रिंग, जो कि मौजूदा एज
इज लाइकली टू ब्रिंग, वो हमारे सामने लेकर आई है। मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने ना तो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रेडी किया है, यंगर जनरेशन को। इकोनॉमिक क्राइसिस देख लो पाकिस्तान का हाल। ना ही हमें पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए रेडी किया है, देख लो पॉलिटिक्स का हाल। और ना ही हमें रिलीजियस क्राइसिस के लिए रेडी किया है, हमें हमारे आबाओ अजदाद, बड़े सगीर के जो आबाओ अजदाद हैं, वो जरा तमीज नहीं सिखा के गए। शिया सुन्नी फसाद भी चल रहा है, गरीब तरीन मुल्क हैं हम, और सियासत में अगर हम देखें तो पस्त पस्त तरीन सियासत है। अच्छा, अब आगे कहता है ओवर कम्युनिटी नीड्स। अब हमारी कम्युनिटी को जरूरत है। अब मैं इन्फर करूंगा कि किस चीज की जरूरत है हमारी कम्युनिटी। अब यहां इसका मतलब है ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो रही है। हमारी कम्युनिटी को बदलने की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी को जरूरत है फ्रेश डिजायर्स की। हमारी कम्युनिटी को जरूरत है फ्रेश डिजायर्स और आइडियल्स की। ये देखो, बीच वाला पार्ट मुझे नहीं पता क्या है, ओवरहॉलिंग की मुझे नहीं समझ क्या है, प्रेजेंट मेंटेलिटी की समझ आ रही है मुझे कि हमारी कौम को जरूरत है कि वो अपनी प्रेजेंट मेंटेलिटी को बदले। बदले क्यों बदले? अगेन बिकम केपेबल, कि दोबारा फिर इस काबिल हो जाए ऑफ फीलिंग द अर्ज ऑफ फ्रेश डिजायर्स एंड आइडियल्स। यानी कि हमारे अंदर फ्रेश डिजायर्स नहीं मौजूद। और हमारे आइडियल्स कौन है भाई? कौन आइडियल है हमारे? वही पुराने लोग। कब तक उन पुराने लोगों को हमने कोई नए आइडियाज नहीं तराशने? हमारे आइडियल्स गाने वाले हैं, गाने बजाने वाले। अच्छा, वो भी बुरी बात देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम, इफ आई साउंड पैट्रोनाइजिंग, या मेरी अगर बात में डिस्गस्ट आपको लगी है भाई। मैं असल में कर रहा हूं कंपैरिजन कि आइडियल होने चाहिए कोई साइंटिस्ट, आइडियल होना चाहिए कोई 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 रिसर्चर, आइडियल होना चाहिए कोई लिटरेरी आर्टिस्ट, कोई कोई राइटर, कोई पोएट। इस किस्म के आइडियल चाहिए, ना कि हमें चाहत फतेह अली खान चाहिए। लो, तो जनाब ये बात थी। अब वो कहता है ना कि हमें इशू क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था, बस थोड़ा सा रह गया बेटे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द चीफ डेंजर। अब हमें खतरा क्या है, हमारे फेथ को खतरा क्या है? यानी हम आइडियलिस्टिक तो बहुत है, पिदरम सुल्तान बूद। हम ये तो कहते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो ये थे और वो थे, वो भी ये मतलब हमारे जो रीसेंट पास्ट के आबाओ अजदाद हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना। सर सैयद अहमद खान को भी इल्जाम लगा लगा के हम कहते थे कि ये अंग्रेजों का पपेट है। यानी जो मॉडर्निज्म की बात हल्की सी कर दे वो अंग्रेजों का पपेट है। तो स्पिरिचुअली हम लोग कैद खाने में रहते हैं, ये बात हुई। फिर दूसरा कह रहा है कि हमने अपनी सोचें, अपने इमोशंस के कैद खाने में हम हैं। हम अपने गोल्डन पास्ट को तो याद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फ्रेश डिजायर्स और फ्रेश आइडियल्स नहीं है। ये है हम लोगों का मसला। और तीसरा मसला उसने ये बताया कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उसने नई जनरेशन को इक्विप नहीं किया, रेडी नहीं किया। इक्विप निकला हुआ है इक्विपमेंट से। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस क्राइसिस से हम निमट नहीं पा रहे आजकल। अच्छा, चौथा क्वेश्चन था व्हाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। इंडिया के मुसलमान को क्या खतरा है भाई? वो किस खतरे में है भाई? वो कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है विद द फोर्सेज अपोजिंग हिम? जो फोर्सेस उसके सामने आ रही हैं उनके सामने क्यों कंप्रोमाइज करता जा रहा है? डट के खड़ा क्यों नहीं होता? क्या मसला है? अब हम देखते हैं कि इंडियन मुस्लिम को क्या मसला है। कहता था इंडियन मुस्लिम, कहता है जो इंडिया का मुसलमान है, हैज लॉन्ग सीज्ड, रुक चुका है। वो इंजन सीज होता है ना, इंजन बंद हो जाता है, तो इंडियन मुस्लिम सीज हो चुका है, स्टॉप कर चुका है। किस चीज में सीज हुआ है? टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ हिज ओन इनर लाइफ। वो अपनी ही अंदर की जिंदगी की गहराइयां ही नहीं जानता। अब मैं अगर इन्फर करूं ना, इन्फर करूं अगर, तो इसका मतलब यह बन रहा है कि इंडिया का मुसलमान खुद को ही नहीं पहचानता। यहां पर लिखा हुआ है डेप्थ्स ऑफ हिज ओन इनर लाइफ।
यानी अपने अंदर की दुनिया को नहीं पहचानता। और अंदर की दुनिया से क्या मुराद? आपका राइटर क्या कह रहा है? ये हमारी अंदर की दुनिया क्या होती है? हमारी क्वालिटीज। खुद ही में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो आज का जो इंडियन मुस्लिम है वो दरियाफ्त ही नहीं कर रहा, सीज टू एक्सप्लोर। सीज कर चुका है, खत्म कर चुका है वो एक्सप्लोर करना। किस चीज को एक्सप्लोर करना? अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी जात की गहराइयों में जाना। तो कहता है कि इंडियन मुस्लिम जो है वो अपनी इनर लाइफ को नहीं पहचान रहा। द रिजल्ट इज दैट ही हैज सीज टू लिव। 2 दफा सीज लिखा हुआ है। इंडिया का मुसलमान सीज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है टू लिव इन द फुल ग्लो एंड कलर ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार ही नहीं रहा। यानी कौन जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारेगा भाई? वही बंदा जिसको अपनी क्वालिटीज का पता होगा, जो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होगा, जो अंग्रेजों के पीछे नहीं लगेगा, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेगा। फिर क्या कर रहा है? इस कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजा ये निकल रहा है, इन डेंजर ऑफ अनमैनली कॉम्प्रोमाइज, कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है विद फोर्स, विच इज मेड टू थिंक ही कैन नॉट वैंकिश इन ओपन कॉन्फ्लिक्ट। और जिस और वो ताकत से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और जिस ताकत से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसके मुतालिक वो ये सोचता है कि उसको वो हरा नहीं सकता, विच ही कैन नॉट। देखो बेटे, मुझे पूरे लाइंस की समझ नहीं आ रही, मुझे जरूरत भी नहीं है पूरी लाइन को समझने की। अब वैंक्विश का मतलब मुझे नहीं आता था, छोड़े, रहने दे। अच्छा, उसके बाद आपका राइटर कहता है, ही हु डिजायर्स टू चेंज, वो शख्स जिसको एक डिजायर है कि वो बदलना चाहता है, एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट। ही हु डिजायर्स टू चेंज, वो शख्स जो कि बदलना चाहता है एनवायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, मस्ट अंडरगो अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज इनर बीइंग। वो पहले अपने अंदर को बदले। उसके बाद कहता है कि गॉड चेंजेस नॉट द कंडीशन ऑफ अ पीपल। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता। अच्छा, पीपल से पहले अगर आ गया हो ना तो उसका मतलब कौम होता है, यानी आ पीपल का मतलब है अ नेशन। तो खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता until they themselves take initiative, जबकि वो खुद आगे ना बढ़े, टू चेंज देयर कंडीशन। गॉड चेंजेस नॉट, ये देखें, गॉड चेंजेस नॉट द कंडीशन। अब इस इंग्लिश से भी लग रहा है कि ये किसी उस्ताद की बनी हुई, किसी उस्ताद की लिखी हुई इंग्लिश है, और ओल्ड इंग्लिश है। स्टाइल इसका बता रहा है कि ये किसी आम बंदे की लिखी हुई राइटिंग नहीं है। एंड में मैं बताता हूं किसने लिखी हुई है ये। अच्छा, तो until they themselves take the initiative to change their condition, until they themselves, कि वो खुद, they themselves, कि वो बजाते खुद, खुद टेक इनिशिएटिव टू चेंज देयर कंडीशन, खुद अपनी हालत बदलें। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। बाय कॉन्स्टेंटली इल्यूमिनेटिंग द जोन ऑफ देयर डेली एक्टिविटी। इल्यूमिनेटिंग द जोन का अब मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। अब आपका राइटर सजेस्ट कर रहा है कि देखो, अपनी जो रोजाना की एक्टिविटी है ना, इन द लाइट ऑफ डेफिनेट आइडियल, को पहले अपनी डेली एक्टिविटी में कोई ठोस आइडियल तो बनाओ अपना। तो आइडियल ही नहीं है तुम लोगों का। फिर वो कहता है कि नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट अ फर्म फेथ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ वंस ओन इनर लाइफ। कहता है कुछ नहीं अचीव कर सकोगे तुम लोग। नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ अचीव नहीं किया जा सकता विदाउट अ फर्म फेथ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ वंस ओन इनर लाइफ, जब तक कि तुम अपने अंदर को आजाद नहीं करोगे। कहता है द फेथ अलोन कीप्स अ पीपल्स आई फिक्स्ड ऑन देयर गोल। कहता है अगर ये फेथ हो ना तुम लोगों का, तो फिर ही किसी कौम की आईज फिक्स्ड हो जाती हैं अपने गोल पे। यानी अगर वो अपने अंदर की हालत बदलें, अगर वो अपने गोल को चेंज करें, अगर वो फ्रेश आइडियल क्रिएट करें, तो ऐसी कौम फिर किसी गोल के पीछे लगती है एंड सेव, और बच जाती है ऑफ परपेचुअल वैसिलेशन। यानी किसी भी बुरी चीज से बच जाती है। परपेचुअल वैसिलेशन का मुझे नहीं पता क्या मतलब है, मैंने अपना इन्फ्रेंस किया है, अपना गेस वर्क किया है। और आगे कहता है आपका राइटर, द लेसन दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस हैज ब्रॉट टू यू। कहता है तुम्हारे माजी के एक्सपीरियंस ने तुम्हें लेसन दिया है, तुम्हारे माजी के तजुर्बात ने तुम्हें लेसन दिया है।
मस्ट बी टेकन टू हार्ट। कहता है उसको दिल पे लो, कहता है उसको महसूस करो। जो जो माजी के तजर्बात ने जो तुम्हें सबक सिखाया तुम उसे महसूस तो करो। कहता है एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनी साइड, किसी से कोई तवक्को ना करो कि मुझे फलां बड़ा मुल्क ये देगा और फलां बड़ा मुल्क ये दे देगा। कंसंट्रेट योर होल ईगो ऑन योर सेल्फ अलोन, कंसंट्रेट योर होल ईगो ऑन योर सेल्फ अलोन। कंसंट्रेट करो सिर्फ अपनी अपनी जात पर। ईगो का मतलब अना नहीं होगा यहां पे, ईगो का मतलब भी जात होगा, क्वालिटीज होगा यहां पे। ऑन योर ओन, ऑन योर सेल्फ अलोन एंड राइपन योर क्ले, और अपनी मिट्टी को पकाओ इनटू द रियल मैनहुड, हकीकी बहादुरी में। इफ यू विश, अगर तुम ख्वाहिश रखते हो, टू सी योर एस्पिरेशन रियलाइज्ड, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी उमंगें तुम्हारी उम्मीदें पूरी हों तो। बेटे कैसा जानदार लाइंस थी हैं, कैसी जानदार लाइंस हैं ये, क्या कहते हो? यस सर। इज लाइक पोट्री सर। वल, वलवला पैदा कर दिया सर। अच्छा, अब अगर आप कहते हो कि वलवला पैदा कर दिया तो हुजूर, ये अल्लामा इकबाल की अपनी लाइंस है, ये उसकी इंग्लिश है। नहीं, खुद लिखी है अल्लामा इकबाल ने। बेटे अल्लामा इकबाल की इंग्लिश बड़ी शानदार है, ये उसका सर उर्दू प्रेसिडेंशियल। सर उर्दू की शायरी तो उनकी बड़ी मशहूर थी, इंग्लिश तो मैंने पहली बार देखी उनकी लिखी हुजूर हुई। हुजूर वाला, उनकी उर्दू की शायरी को भी हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, वो तो मतलब ही इज अ ही इज अ साइंटिस्ट, अ मैथमेटिशियन, अ फिलोसोफर, अ साइकोलॉजिस्ट, अ थियोलॉजियन इन हिज पोएट्री। हमने तो उनकी शायरी में सिर्फ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तक ही महदूद कर दिया है ना। वो तो कई नफ्सियात की थीरीज है उनके अंदर, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की। अच्छा, फिर अगर आपने उनकी और, ये तो उनका एड्रेस है, ये तो उनकी तकरीर है 1932 में, जो उन्होंने की थी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो उन्होंने दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, ये उसका एक्सट्रैक्ट है। अगर आप उसका उनका कोई मजमून पढ़ लो ना तो आप तो आश्चर्य करोगे, ये बड़ी शानदार इंग्लिश लिखते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उनका एक मजमून भेजूंगा आपको, द मुस्लिम कम्युनिटी। उसके अंदर जो इकबाल जो थीरी देते हैं, दिमाग हिला देते हैं कि यार ये कैसा सोचता है। वो इससे मतलब आपको पता चलेगा रियल फिलोसोफर कैसा सोचता है। तो ये अब जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना, ये तो मुझे समझ लग गई थी कि ये जो इतनी जो पहले उसने एक डायग्नोसिस, एक बीमारी को डायग्नोस किया इस बंदे ने, उस डायग्नोस करने के बाद फिर वो जो बातें कर रहा है यहाँ पे, ये बातें सिर्फ इकबाल ही करता होता था इंडियन मुस्लिम्स के बारे में। तो फिर जनाब जब इसको मैंने सर्च किया तो इकबाल की लाइंस लिखनी, खैर एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो हमें नहीं पता कि किसकी लाइंस है। अब हमने इसका जवाब लिखना है। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, प्रेसी में आपको कहता था कि श्रिंक करो चीज को, प्रेसी में मैं आप लोगों को कहता था कि बात को मुख्तसर करो। यहां आप, ये नहीं मैं कहता कि तशरीहें शुरू कर दो, लेकिन यहां पर बात को मुख्तसर करना लाजमी नहीं है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे फिक्रे बनाए हुए हैं और उनको बढ़ाया हुआ है आगे। देखो, पहला सेंटेंस है, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिविलाइजेशन इज इट्स मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म की जगह आपने कुछ और लिखना, कुछ और अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो लिखना। दूसरा सेंटेंस देखा कितना चुनना सा है, इट डज नॉट ट्रीट मैन एज अ ह्यूमन बीइंग। ये बंदे को बंदा नहीं समझती पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। इट ऑप्रेसेस मैन एज अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट। ये इंसान को चीज समझती है, ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। अगला लिखा, इट डिटैचेस मैन फ्रॉम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अटैच का उलट होता है डिटैच। ये इंसान को दूर करती है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से। द डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी इज नॉट इट्स कंसर्न। इंसान की पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है वो इसका कंसर्न है ही नहीं। और उसमें भी उसने यही बातें की थी कि इस इंसान की पर्सनैलिटी को तो ये डेवलप करना ही नहीं चाहती मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। तो देखो मेरा बच्चा, सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस, इनका साइज भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, सिंपल एंड शॉर्ट। ये देखो, पहला फिक्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे कहता है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ। उसने पूछा था कि हमारे फेथ में कौन सी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिससे दुनिया को फायदा हो सकता है। जी,
तो सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा हुआ था, देखो, सबसे पहले तो उसने ये लिखा हुआ था, ये देखें कि हमारे अकीदे के अंदर क्या चीजें हैं, कि डिसिप्लिन करता है वो हमें कि सर्व करे गॉड को और इंसान को। और फिर आगे लिखा हुआ था कि कास्ट और कलर नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। अब इन सब को अगर हम देखें तो ये मैंने इन्फ्रेंस करके अब यहां पर लिखा है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आवर फेथ विच कैन बी एडवांटेज टू द वर्ल्ड। ये जो पहले वाली लाइन है ये तो मैंने यहां से ली, दैट इट डिसिप्लिन्स मैन, कि ये पॉसिबिलिटी जो है इंसान को डिसिप्लिन करती है कि वो बाकी इंसानों की भी खिदमत करे और खुदा की भी ताबेदारी करे। मोर ओवर, अदर क्वालिटीज ऑफ आवर फेथ, अदर क्वालिटीज ऑफ आवर फेथ कैन ब्रिंग, कैन ब्रिंग इक्वालिटी। इक्वालिटी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेन क्लॉज में वहां पर जो मेन मटेरियल है वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, हम कोई रंग नस्ल वगैरह की वजह से सोसाइटी नहीं बनाते, कोई कास्ट कलर वगैरह की वजह से सोसाइटी नहीं बनाते। देखो, इक्वालिटी मैंने इसलिए लिखा है बेटे, इक्वालिटी इसलिए इन्फर किया यहां से। ये देखो, द सोशल रैंक ऑफ अ मैन इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हिज कास्ट कलर और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही अर्न्स। ये देखो, अब मैंने इसको यहां पर किस तरह से लिखा, इक्वालिटी, कि जिसमें तासुब ना हो सोसाइटी में, कि किसी की इज्जत किसी वजह से की जाए और किसी की इज्जत किसी वजह से की जाए। कंपैशन, हमदर्दी हो। हमदर्दी किस लिए क्यों लिखी? कि जहां अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को दिया जाए। जस्टिस हो, जस्टिस होगी तो ऐसा होगा ना। और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो। इम्पार्शियलिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी लिखना चाहते हो तो वो लिख दो बेशक, अकाउंटेबिलिटी। अब देखें कि क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ विच कैन बी एडवांटेज टू द वर्ल्ड। तो जवाब इसका लिखा के द फर्स्ट possibility of our faith which can be advantage to the world is that it disciplines man to serve God and humanity. मोर ओवर करके वो जो ओरिजिनल पैराग्राफ में वो जो लंबी चौड़ी लाइंस लिखी हुई थी कि वहां कोई शूद्र जो है वो बादशाह आजादी से शादी कर सके, और वहां जो है वो लोग कास्ट और कलर और क्रीड के ऊपर नहीं पहचाने जाते, बल्कि वो मॉरली कैसे हैं उस चीज को सामने रखते हुए पहचाने जाते हैं। तो उन तमाम बातों को इन्फर करके इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन, जस्टिस और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ लिख दिया। फिर वो पूछता है व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ। हमें बुनियादी खतरा क्या है? The superb idealism of our faith is in danger because we do not face new challenges. We are the slaves of our own thoughts and emotions. ये क्यों लिखा? वो उसने लिखा हुआ था कि we are living in a prison house. अच्छा मेरे बच्चा, मेरी बात सुनो। ये तो मैं आप लोगों के सामने घड़ घड़ के खुद लिख लिख के बता रहा हूं ना, कि देखो अपने लफ्जों में यूं लिखा जाता है या इन्फरेंस यूं की जाती है। अब मेरी बात सुनो गौर से। अगर आपको डायरेक्ट जवाब मिल रहा है तो आप वो लिखो। मोर ओवर आवर फोर फादर्स डिड नॉट, moreover our forefathers did not prepare us to face economic, political and religious challenges. To face, न्यू भी लिखते हैं यहां पर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल, या मॉडर्न क्यों ना लिखें यहां पर, मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चैलेंजेस। चौथा सवाल था कि व्हाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर टू एन अनमैनरी कंप्रोमाइज विद द फोर्सेस अपोजिंग हिम। अब इंडिया का जो मुसलमान है वो कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है, उस पे हमारा राइटर ये कह रहा है। ये देखो जी, अब देखो बेटे फिक्रे की सेंटेंस की साइज देख लो। द इंडियन मुस्लिम इज इन डेंजर बिकॉज ही डज नॉट एक्सप्लोर हिज ओन क्वालिटीज, he has no fresh desires and ideals, he is not ready to change himself, moreover he does not learn from the past experiences, therefore he compromises with the forces opposing him। सादा सादा सा जवाब दें इन्फर करके, और अगर आपको डायरेक्ट लाइंस मिल रही है तो भले आप लाइंस लिख दें। ठीक है जी, ये था जनाब आज का लेसन। अब मैं आपको भेजता हूं इसका THT।